आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। बेसिकली यह एक स्ट्रेटेजी वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट के 35 दिनों में जेपीएससी सीएसई मेंस एग्जामिनेशंस में अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको किन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से जुड़ करके आप लोग जेपीएससी सीएसई मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और क्लासेस और नोट्स ये सभी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्लासेस और नोट्स पे आप लोग थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं चीज़ों को पढ़ के मेरा 7th जेपीएससी में 110 रैंक आया हुआ है और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी, तो आप लोग इंटरव्यू तक मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमारे पास है टोटल 35 डेज़ और जो भी करना है आपको इन्हीं दिनों में करना है। आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वो आपका रांची में ही होगा और रांची के अलग अलग सेंटर्स में होंगे। डेट जो है एग्ज़ामिनेशन का वो है 21, 22, 23 जून। आप कोशिश करिएगा कि 20 जून को हर हाल में रांची पहुँच जाने का, ताकि थोड़ा बहुत बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स रहेगा तो आप 21 तारीख को ढंग से एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो हम लोग पहले 1 to 1 एक एक पेपर को देखते हैं। पेपर वन जैसे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है और इसमें आपका क्लास 10th लेवल का ही क्वेश्चन आता है। आप लोग 6th जेपीएससी और 7th जेपीएससी इसका पेपर आप लोग देख लीजिएगा पेपर 1 का, और पेपर देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ठीक ठाक भी लिख दीजिएगा तो भी 50, 55, 60 नंबर आराम से आ जाएगा और क्वालिफाई के लिए आपको शायद 30% या 33% रखा गया है, मुझे याद नहीं, वो आप देख लीजिएगा। तो आप पहले आपको 6th जेपीएससी और 7th जेपीएससी इसका आप क्वेश्चन देख लेंगे पेपर 1 का। अगर आपसे बन रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो स्पर्धा पब्लिकेशन का एक पतली सी किताब आती है, उसको आप लोग 1-2 बार बस रीड कर जाइएगा कैसे भी करके, उसी से आपका पेपर 1 निकल जाएगा और इसके लिए आपको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर 2 से लेके आपका पेपर 6 तक ये आपका मेरिट बनाने वाला पेपर है, तो इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। खोटा की क्लास ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 70 to 75% ख़त्म हो चुकी है और बचा खुचा जो है पोर्शन वो आपका मई के लास्ट तक में ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पढ़ना है आपको, और अगर उसके बावजूद आपके पास समय है कुछ पढ़ने का तो आप लोग BN ओहदार सर का किताब या फिर गजाधर महतो का किताब, ये 2 बुक में से कोई भी एक बुक जो है परचेज करके आप लोग बस रीडिंग मार जाइएगा, उतना ही काफ़ी है। और याद जो करेंगे वो आप मेरा नोट्स को याद करिएगा, थोड़ा बहुत आप खुद से भी मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। और मेरे नोट्स अगर आप गजाधर महतो के बुक को पढ़ रहे हैं या फिर BN ओहदार बुक को पढ़ रहे हैं तो इन बुक्स में भी आपको कंटेंट जो है मेरे नोट्स के ही इर्द गिर्द ही पढ़ना है। ऐसा ना हो कि जो नोट्स में नहीं है उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने लगे तो आपका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप सिर्फ मेरा जो नोट्स हम प्रोवाइड किए हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिए और गजाधर महतो बुक या फिर BN ओहदार सर की जो बुक है वहाँ से आप लोग इर्द गिर्द जो कंटेंट है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेपर 3 के बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे। पेपर 4 में अगर बात करें तो पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और इसका नोट्स जो है वो भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है। इसके लिए पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप सिर्फ मेरे नोट्स को भी पढ़ के कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है तो आप लोग M लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है पॉलिटी की और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको परचेज़ करके जो कंटेंट हम आपको दिए हैं नोट्स में उसी के अगल बगल से आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा आपको डीप घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम चीज़ इकोनॉमिक्स के साथ भी है और साइंस एंड टेक के साथ भी है कि इकोनॉमिक्स में भी जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप उतना ही पढ़िए, और हो सके तो आप अगर समय मिल रहा है आपको तो रमेश सिंह की जो बुक है उसका हिंदी मीडियम वाला जो बुक है उससे आप लोग इकोनॉमिक्स को कर लीजिए। लेकिन इसमें भी आप कंटेंट जो है जितना हम पढ़ाए हैं उसी के अगल बगल से आपको पढ़ना है। अभी तक आप लोग मेरा क्लास किए होंगे तो आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल क्लासेस है और नोट्स जो है वो भी बिल्कुल
कन्फाइंड है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे चीज़ों को अलग से हम लोग लिख दिए हैं। जो एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है बस उसी के आधार पे नोट्स प्रिपेयर किया गया है, आप लोग उससे फ़ायदा ले सकते हैं। साइंस एंड टेक की क्लासेस अभी नहीं स्टार्ट की गई है, जून में स्टार्ट होगी, तो उस समय आप लोग साइंस एंड टेक को पढ़ सकते हैं और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको जो बुक रखना है वो रवि पी अग्रहारी की हिंदी मीडियम वाली बुक परचेज़ कर लीजिएगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम का भी ये सब आता है बुक, आप उन बुक से तैयारी कर सकते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट खोटा, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक आप मेरा पढ़ेंगे, मेरा नोट्स, और जो भी एक जो बुक हम बताए इन बुक से आप लोग एज ए रेफरेंस इनको यूज़ करेंगे। और कुछ अच्छा लाइन्स अगर वहाँ से मिलता है तो आप वहाँ से उठा करके उसको भी नोट्स में लिख देंगे और उसको भी याद रखेंगे। पेपर 3 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, इसके लिए क्लासेस शायद नहीं करवा पाएंगे, तो इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी 2 कोचिंग का नोट्स उठाना है और उसी से आपको तैयारी करना है। इसके लिए आप कोई किताब मत उठाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा आपको, और जेपीएससी सीएससी में उतना क्वेश्चन आने से रहा। हिस्ट्री में आपका 4 पोर्शन है और ज्योग्राफी में भी आपका 4 पोर्शन है, तो कोई भी 2-2 पोर्शन को आप बहुत स्ट्रांग रखिएगा, और बच गया जो 2 पोर्शन उसमें आप लोग इम्पॉर्टेंट 10-12 क्वेश्चन करके कर लेना है आपको। और जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में कोई टफ क्वेश्चन आपका बहुत रेयर ही है जो देखने को मिल सकता है। मतलब अगर 8 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन टफ टाइप का पूछेगा, 1 से 2, तो उसको आपको अल्टीमेटली छोड़ देना है और उसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन रहेगा उसको आपको सॉल्व करना है। कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि जेपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं रहता है। अगर आप सिलेबस को ढंग से पढ़े हैं, सिलेबस के कंटेंट को ढंग से पढ़े हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और किसी एक आध क्वेश्चन को एक्सीलेंट लिखने के चक्कर में मत रहिए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सभी क्वेश्चन को एवरेज टाइप का तैयारी करके सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके लिखें। अगर आप सभी क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट करके अगर लिख देते हैं तो उससे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जून में पेपर 6 जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो पर डे जितना टॉपिक आपको मिलेगा वो सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है, और नए टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ आपको पुराने टॉपिक को थोड़ा बहुत रिवाइज भी करना है। इसी प्रकार से एक टाइम टेबल भी मैं दे रहा हूँ आप लोग को कि आप अब इन 35 दिनों में कम से कम 10 घंटा 11 घंटा पढ़ने की कोशिश करें ऑन एन एवरेज। अगर साल भर का बात होता तो फिर 7 घंटा 8 घंटा रोज़ पढ़ना काफ़ी होता है, लेकिन अब जो है बिल्कुल पीक टाइम आ चुका है, तो इस समय आप कहेंगे कि 7 घंटा पढ़ेंगे या फिर 8 घंटा पढ़ने से भी हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आपका तैयारी पहले से है तो ही 7-8 घंटा में आपका कुछ होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए जैसे बहुत से टॉपर्स के आप लोग इंटरव्यू देखे होंगे, वो लोग कहते हैं ये चीज़ कि 6-7 घंटा 8 घंटा रेगुलर पढ़ने से उनका सिलेक्शन हो गया, वो लोग टॉपर बन गए। लेकिन आप ये चीज़ को भी सोचिएगा थोड़ा सा कि टॉपर का बुद्धि और विवेक आपके बुद्धि और विवेक से कहीं ऊपर लेवल का होता है, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा करना होगा। मतलब यही बात है कि टॉपर्स का 8 घंटा आपका 12 घंटा है। आपके शरीर में अभी जितना भी एनर्जी बचा हुआ है उनको आप प्रॉपर वे में झोंक देने का कोशिश करिए, क्योंकि इन 35 दिनों के मेहनत से आपका जो ज़िंदगी है वो संवर जाएगा। अगर आप लोग खोटा पर डे 1 घंटा देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। MCQ सबसे इग्नोर कर देता है बच्चा सब, तो इग्नोर नहीं करना है आपको MCQs, क्योंकि MCQs से भी आपके 160 मार्क्स पूछे जाते हैं सिर्फ MCQs से। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत मेजर पोर्शन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो MCQ के लिए देख लीजिए, अगर मार्केट में कोई बुक है तो उस बुक को परचेज़ करके वहाँ से आप लोग कर लीजिए, और अगर नहीं बुक वैसा मिल रहा है तो आप लोग जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया है उस टॉपिक से जो लूसेंट की बुक है वहाँ आप लोग ढूंढिए, जो भी रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे आप लोग वहाँ से कर लीजिए। और मेंस एग्जामिनेशन में जो MCQs है वो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अपेक्षा ईजी रहता है, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और MCQs में भी अब जो 35 दिन बचे हैं इसमें आप लोग पर डे 1-2 घंटा ज़रूर दीजिए। अभी जैसे हम लोग साइंस एंड टेक नहीं पढ़े हैं, तो जिन्होंने भी साइंस एंड टेक अभी नहीं पढ़ा है तो इसको मेरे भरोसे आप लोग रह सकते हैं जून में, इसको हम लोग इस 3 घंटा वाले स्ट्रेटजी में कवर कर लेंगे। लेकिन ये जो 3 घंटा बच गया, अभी जो बचेगा आपका मई तक, मतलब मान के चलिए कि
ये 16-17 दिन जो अभी है, तो इसमें आप लोग एक घंटा आप पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दे दीजिए, 1 घंटा जो है आप इकोनॉमिक्स में दे दीजिए और 1 घंटा जो है आप खोरठा में लगा दीजिए। तो इस तरह से आप मई के एंड तक में, मतलब ये 15 दिन आप लगातार करते हैं, 15-16 दिन, तो आपका खोरठा, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 सब्जेक्ट जो है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। और MCQ के लिए आपको क्या करना है कि अभी से 35 दिनों तक पर डे आप 1-1 घंटा टाइम दीजिए और पर डे लगभग 100 MCQs आप याद रखने की कोशिश करें। और ये जो भी MCQs होंगे वो आपके मेंस में जो टॉपिक दिए हैं उसी टॉपिक पर आधारित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का है तो आप हिस्ट्री का कुछ भी आप पढ़ना चालू कर दिए। जो टॉपिक मेंस में दिया है बस उन्हीं का आपको MCQ भी करना है। तो ये सबसे छोड़ दिया जाने वाला पोर्शन है जिसको नहीं छोड़ना है आपको, अगर आपको ठीक ठाक नंबर चाहिए तो। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसमें आप लोग के लिए मैं ज़्यादा कुछ क्या, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसको आपको खुद ही करना है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप लोग नोट्स ले लीजिए और उन्हीं से मिला जुला के आप लोग पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए आपको 2 घंटा रोज़ देना है, ये लास्ट तक देना है बिल्कुल एग्ज़ाम तक। अभी 2 घंटा, अभी तो आपको मई भर में 3 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा इसका खुद का और 1 घंटा साइंस और टेक वाला। और ये टाइम जो है एक ऑन एन एवरेज है। अगर आप किसी दिन 12 घंटा पढ़ते हैं तो अगले दिन आप 9 घंटा 8 घंटा भी पढ़ेंगे तो काफ़ी है, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना आप मिनिमम पढ़िए अब, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपके जो कंपटीटर हैं वो 10 घंटा में भी नहीं मान रहे हैं, वो तो 12-13 घंटा भी पढ़ने के लिए तैयार हैं और पढ़ भी रहे हैं। और बहुत कोई ऐसे होते भी हैं जो पढ़ते हैं। 7th JPSC में आप देखे होंगे कि बहुत सारे इंजीनियर्स जो है वो सेलेक्ट हो गए। इसका मेन रीज़न यही है कि इंजीनियर्स को ज़्यादा पढ़ने का हैबिट होता है और चूँकि उसमें भी समय कम मिला था तो जिसके कारण वो बाकियों से थोड़ा सा आगे चले गए। और इस बार भी वही सीन है, इस बार और क्रिटिकल सीन है कि आपको और समय 7th JPSC के मुकाबले और भी कम मिला है, लगभग आप मान के चलिए आधा से भी कम। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बोलेंगे कि 8 घंटा ही पढ़ेंगे हम, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, अगर आप बहुत तेज़ दिमाग वाले हैं और आपका मेमोरी पावर भी बहुत अच्छा है, तब आप 8 क्यों, तब आप 4 घंटा में भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये एक एवरेज बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अभी आप मई भर 2.5 घंटा पढ़िए, 1.5 घंटा तो इसका लास्ट तक चलेगा और 1 घंटा साइंस एंड टेक वाला भी आपको अभी करना है। और जैसे ही हम लोग जून माह में एंटर कर जाएंगे और साइंस एंड टेक की क्लासेस स्टार्ट होने लगेगी, PDF आपको मिलने लगेंगे, तो उसमें इस तरह से कंटेंट रहेगा कि पर डे अगर आप 2 घंटा भी समय देंगे तो आपका काम बन जाएगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन याद होने के साथ साथ आप पुरानी चीज़ें जो है भूलते भी चले जाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि आप 2 घंटा साइंस एंड टेक पढ़ेंगे और 1 घंटा जो है साइंस एंड टेक का ही आप लोग रिवीजन करेंगे। तो इस हिसाब से जो मई में आपका 3 घंटा हम लोग ये जो साइंस एंड टेक वाला जो 3 आवर्स है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और खोरठा में दे रहे थे, उसको हम लोग वहाँ डिक्रीज़ करके साइंस एंड टेक को हम लोग 3 घंटा देंगे। और इस तरह से मिला जुला करके आपको पर डे सब सब्जेक्ट पढ़ना है। लास्ट टाइम पे देखिए, जब आप एग्ज़ाम का तैयारी स्टार्ट करते हैं उस समय किन्हीं का रहता है कि 1 सप्ताह सिर्फ हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फिर इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद अगले सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो ये ठीक है, इस समय आपका कंसेप्ट जो है बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का आ चुका है तो इस समय आपको सभी सब्जेक्ट के कंटेंट को आपको याद रखने की भी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे जिस प्रकार से JPSC का मेंस एग्जामिनेशन होता है, इसको ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग लगाने से या फिर आप कंसेप्ट समझ के बैठे हैं तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है आपको याद भी रखने होंगे। तो लास्ट टाइम पे आप ऐसा करिए जैसे कि सभी सब्जेक्ट को आप इक्वली टाइम दे करके सभी सब्जेक्ट को आप रिवाइज़ कर सकें, ताकि सभी सब्जेक्ट का रिवीजन रोज़ होता रहे, तो जिससे एग्ज़ाम में आपका रिकॉल करने में आपको ही सुविधा मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी साप्ताहिक योजना बना दिए तो नया सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा और जो ओल्ड वाला सब्जेक्ट है वो आपका थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वो स्ट्रेटजी नहीं अपनाइएगा आप लोग। अब स्ट्रेटजी ये अपनाइएगा कि रोज़ जो है सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। रिवीजन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है JPSC के लिए।
आंसर राइटिंग के लिए आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आंसर राइटिंग सिर्फ वही लोग करिए जिनका तैयारी पहले हो चुका है, और जिनका तैयारी नहीं हो पाया है वो लोग सबसे पहले अपना सिलेबस को पूरा करें, कंटेंट को मजबूत करें, समझने की कोशिश करें, चीज़ों को याद रखें, तभी आपका कुछ हो सकता है। अगर आप सब्जेक्ट ही इनकम्प्लीट रखे हैं, सिलेबस इनकम्प्लीट रखे हैं और आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिन क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्या वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा? क्या हो सकता है कि वो टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए जो आप नहीं पढ़े हों, तो फिर तो आपका आंसर राइटिंग जो है वेस्ट हो गया। तो इसलिए पहले आप अपने कंटेंट को मजबूत करें, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो ही आंसर राइटिंग करें, वरना आंसर राइटिंग का जेपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ना तो बहुत ज़्यादा डायनामिक आता है यूपीएससी जैसा, और ना ही यूपीपीसीएस जैसा। तो जेपीएससी को यूपीएससी सोचना बंद करिए, सिर्फ यहाँ पे सिलेबस ही बड़ा है, क्वेश्चन बहुत इजी आता है। अब आप कहेंगे कि नहीं आपका सिलेक्शन हो गया इसलिए आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ईजी आता है, तो ऐसी बात नहीं है। आप खुद भी आप क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी का। आप एक टॉपिक कंप्लीट करिए और फिर आप क्वेश्चंस को देखिए, आपको खुद ही लगेगा कि ये अन्य जो आपके यूपीएससी है चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है उसके कंपैरिजन में क्वेश्चन ईजी ही आते हैं यहाँ पे। तो उनके स्ट्रेटेजी को जेपीएससी में मत लगाइए, वहाँ आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे आंसर राइटिंग उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कोचिंग वाले जो है आपको वीडियोस बना के या फिर प्रचार कर करके आंसर राइटिंग करके एक डर का माहौल पैदा कर दिए हैं वो लोग, क्योंकि आपके डर से ही उनका बिजनेस है। आप इस बात को समझिए। आप कहेंगे कि सर आपने आंसर राइटिंग की थी या नहीं की थी, तो सीधा सा आंसर है कि मैंने बस 2 क्वेश्चंस का आंसर लिखा था, उसके बाद हमको ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पे आंसर राइटिंग से कुछ होने वाला नहीं है, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम आंसर राइटिंग कर सकते थे, तो आंसर राइटिंग हम नहीं किए थे। और आपको भी यही सलाह दूंगा कि अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो आंसर राइटिंग वाले होड़ में मत कूदिए। ये सब कोचिंग वालों की स्ट्रेटजी है, अधिक से अधिक बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन करवाने की। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसमें आप की पॉइंट्स लिखिए जिसको आपको लगता है कि हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। प्रॉपर हेडिंग्स आप लिखिए, क्योंकि उसी हेडिंग्स के आसपास आपको अपने पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। कोई अगर इम्पॉर्टेंट लाइंस है जिस लाइंस को आप आधार बना करके एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो वैसे इम्पॉर्टेंट लाइन को आप पिक करके अपने शॉर्ट नोट्स में डालिए। जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा है उनको आप ज़रूर शॉर्ट नोट्स में डालिए। तो शॉर्ट नोट्स आप इन चीज़ों को डाल करके एक अच्छा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और यही आपका एग्ज़ाम के टाइम पे क्विक रिवीजन में काम आएगा। मतलब पेज हम लोग भरेंगे, लेकिन पेज जो भरेंगे वो भी हम लोग सटीक भरेंगे, क्योंकि अगर आपके पास आपको हेडिंग्स पता हो, अगर आपको इम्पोर्टेंट लाइंस पता हो, पॉइंट्स पता हो और डेटा पता हो, तो आप आंसर को किसी भी हाल पे कंप्लीट कर ही लेंगे। क्योंकि आप लोग ये इस एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएट होकर ही अपियर हो रहे होंगे, और जब आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप पहली बार 30 पेज लिखने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे चुके हैं। हाँ, भले उन एग्ज़ाम्स को आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस वे में नहीं लिए थे, लेकिन जेपीएससी में आप लोग तैयारी भी तो बहुत सीरियसली कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप आराम से 25-26 पेज भर सकते हैं, और इसके लिए आंसर राइटिंग नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आंसर राइटिंग का। अब आप यहाँ पे ये पॉइंट आता होगा आपके मन में कि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो आंसर राइटिंग करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये कि टॉपर्स जो है वो आंसर राइटिंग करते हैं, और टॉपर्स जो है 1-2 महीना में कोई बनता है नहीं। और आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये 1-2 महीने वाली बात है। टॉपर्स जो है काफ़ी समय से तैयारी करते हैं, पूरा प्लान्ड वे में पढ़ते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तब जाके वो लोग टॉप करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टॉप करवाने का बुद्धि नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि टॉपर बनना। तो शॉर्ट नोट्स और रिवीजन ये दोनों कीज़ है आपका फाइनल एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए। और ये 2 चीज़ चाहिए, डिटर्मिनेशन बहुत हाई लेवल का चाहिए और कंसिस्टेंसी भी चाहिए, आपको रोज़ पढ़ना होगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ के साथ आप कंप्रोमाइज़ नहीं करिएगा, एक सोने के साथ और दूसरा खाने के साथ। ये सोना और खाना दोनों ही आपके लिए प्रॉपर होना चाहिए। कम से कम 7-8 घंटा का नींद रोज़ होना चाहिए, और खाना आप टाइम पे खाया करिए।
बाकी आप जहाँ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं वो एरिया है कि अगर आपको खेलने का शौक़ है तो आप वहाँ पे समय को काट सकते हैं कि 35 दिन आप नहीं खेलेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर 35 दिन आप नहीं खेलेंगे और मन लगा के अगर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका जीवन जो है थोड़ा सा सुखी तो ज़रूर हो जाएगा और आप अपने मूलभूत आवश्यकताओं को ज़रूर पूरा कर सकेंगे। अगर आपको सुबह उठने का हैबिट है तो आप सुबह उठ के पढ़िए, और किन्हीं को नहीं हैबिट है सुबह उठ के पढ़ने का, तो आप लोग ये सुबह उठने का झंझट जो है मत रखिए। आप लोग रात में मन है तो रात में पढ़िए, दिन में मन है तो दिन में पढ़िए। जो आपका टाइम टेबल है, जो आपका रूटीन है, बस वही आप फॉलो करिए। दूसरा का देखा देखी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर एक रात जगने वाला बच्चा को ज़बरदस्ती सुबह उठा दिया जाए तो उसके लिए सुबह उठना ही एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो फिर वो पढ़ेगा क्या। तो जिस तरह से आपका डेली रूटीन है आप लोग उसी में रहिए, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग को अब एकाग्र करने का ज़रूरत है, क्योंकि नेक टू नेक कंपटीशन अब होने वाला है। और 7,000 स्टूडेंट्स में मान के चलिए कि 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स जो है ऐसे ही छट जाएंगे जिनका तैयारी नहीं हो पाया है। मेन कंपटीशन जो है मुश्किल से 2-3 हज़ार लोगों के बीच में ही है, लेकिन ये 2-3 हज़ार लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और उनका तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पे रहता है। तो उन लोगों को अगर आपको हराना है तो यहाँ पे आपको अपना आलस्य जो है थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि क्यों मन नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो आप ऐसे ही कंपटीशन से आउट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मतलब ये 2-3 हज़ार जो बोल रहे हैं, ये 2-3 हज़ार बच्चों का मन बहुत भर भर के लग रहा है और वो लोग जो है दिन भर पढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो इसका तो कोई जवाब मेरे पास नहीं है, ना ही कोई समाधान है। और इन 35 दिनों में आप आदत सुधार लीजिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं इस चीज़ पे कि आप जो है सोच रहे हैं कि नहीं हम 10 घंटा पढ़ेंगे, आपका एफिशिएंसी है 10 घंटा पढ़ने का, लेकिन जो आपका कंपटीटर दोस्त है वो जो है 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा भी पढ़ता है किसी दिन। हालांकि 16 घंटा तो रोज़ नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन सप्ताह में अगर 2-3 दिन भी अगर 16 घंटा वो पढ़ दे रहा है, 14 घंटा पढ़ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको एज मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि नहीं एफिशिएंसी घट जाता है, तो देखिए सबका ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो है बहुत एकाग्र दिमाग वाले भी होते हैं और वो 12-14 घंटा वो पढ़ सकते हैं आराम से, ऐसे लोग भी होते हैं। आप जब सेलेक्ट हो जाइएगा तो ऐसे बच्चों से भी आपको मिलने का अवसर मिलेगा। कहने का मतलब बस इतना है कि आपके पास जो समय है इसको आप चुपचाप से यूटिलाइज़ करिए। खुद को समय के बंधन में मत बांधिए। जितना आपका शरीर मेहनत कर सकता है, जितना आपका दिमाग मेहनत कर सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो आप करिए। मतलब मैक्सिमम क्या, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल तक आप मेहनत करिए, वही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, रूटीन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस ये याद रखिए कि आपको 10-12 घंटा, 10 साढ़े 10 घंटा रोज़ ऑन एन एवरेज वे में पढ़ना है। आप सुबह 4 घंटा पढ़ लीजिए, रात में 6 घंटा पढ़ लीजिए, दिन में 2 घंटा पढ़ लीजिए। इस तरह से आप टाइम को मैनेज करके पढ़िए। कुल मिला के ऑन एन एवरेज आपका ये टाइम टेबल मतलब ये समय जो है इतना लगभग आप दे दीजिए। अगर इससे ज़्यादा पढ़ने का मन हो रहा है तो बिल्कुल आप पढ़िए, लेकिन सोने के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और खाने के साथ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ये अगर इन जगहों पे अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आपका हेल्थ जो है धीरे धीरे बिगड़ेगा। और हेल्थ जब बिगड़ जाएगा, मान लीजिए 2 दिन आपका तबीयत ख़राब हो जाए, तो आप जितना आप 16-16 घंटा पढ़े थे सबका भरपाई उन्हीं 2 दिन में कर देना पड़ेगा। इसलिए ऐसा हेक्टिक भी आपको नहीं करना है। इन 2 चीज़ों पे आपको कंप्रोमाइज़ किसी भी सूरत पे नहीं करना है। कोई भी नया टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पुराने टॉपिक को आप रिवीजन ज़रूर करें। पुराने टॉपिक को रिवीजन करने के बाद समय बचता है तो ही नए टॉपिक्स को आप पढ़िए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे भी। और इसी तरह से जिस तरह से आप लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकाले हैं, तो आप में कुछ तो मेरिट है, तभी तो आप लोग प्रीलिम्स निकाले हैं। थोड़ा मेहनत कर लीजिए, आप लोग का मेंस भी निकल जाएगा। और फिर मेंस निकलने के बाद आप लोग इंटरव्यू के लिए मेहनत करेंगे। इंटरव्यू की क्लासेस भी हम प्रोवाइड करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे इंटरव्यू में कैसे आपको अपीयर होना है। तो फिर आपका काम जो है थोड़ा सा ईजी हम ज़रूर कर देंगे, लेकिन मेहनत तो आप ही लोग को करना पड़ेगा। और हमें उम्मीद भी है कि आप लोग करेंगे, क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, कौन नहीं चाहता कि वो एक ऑफिसर बन जाए।
तो सब चाहते हैं, बस यहाँ पे पिछड़ जाते हैं वही लोग जो थोड़ा सा डिटर्मिनेशन लैग कर जाए या कंसिस्टेंसी कम हो जाए, तो वही बच्चे लोग लैग कर जाते हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।